बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मुझे सरगोदा जाना पड़ा। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस करवाई हुई थी, तो रास्ते में शाम के टाइम जब मैं मोटरवे से उतर के सरगोदा रोड पे सफ़र शुरू किया तो 90% मोटर बाइक्स, रिक्शा और ट्रालीज, उनकी बैकलाइट नहीं थी। और ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से फिर एक्सीडेंट्स होते हैं और काफ़ी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मेरी स्पेशली ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पे फोकस रखना चाहिए। पिछले दिनों इस्लामाबाद, लाहौर का भी मैंने जीटी रोड पे सफ़र किया, उसमें भी मुझे ये चीज़ नज़र आई। लेकिन सरगोदा वाले में ख़ास तौर पे 90% मोटर बाइक्स और ट्रालियाँ जो थीं और रिक्शा जो थे, उनकी बैकलाइट्स नहीं थी। तो इन बैकलाइट्स ना होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं रात के टाइम। हैवी ट्रैफिक के अलावा, लाइट ट्रैफिक के अलावा ओवरटेकिंग के इश्यूज़ भी आते हैं। तो मेरी अगेन दरख्वास्त है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि इसके ऊपर तवज्जो दें और ऐसे तमाम चेक रखना चाहिए और इनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि बगैर ट्रैफिक लाइट के वो अगली और पिछली दोनों, और बैक लाइट ख़ास तौर पे उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि जिसकी ना हो उसको इस पर ट्रैवल नहीं करने देना चाहिए। इसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है, और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस में क्या रुकावटें हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्यों ये ज़रूरी है। बेशुमार इश्यूज़ पाकिस्तान के इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी चलते हैं, वर्ल्ड प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लोकल भी हैं और एशियन भी हैं। तो इन तमाम में ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो और लोगों के कारोबार महफूज हो सके, कारोबार में ख़ास तौर। इसी तरह स्टूडेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेशुमार आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एक ड्राइंग बनाई है तो उसको भी अपने राइट के तौर पे रजिस्टर करवाना चाहिए। इसी तरह आपने कोई भी धुन बनाई है तो उस धुन को भी आपने रजिस्टर करवाना होता है अपने नाम के ऊपर, तो फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और एडवोकेट शुमाइला हैदर को खुश आमदीद कहते हैं और साथ सैयद तजम्मुल हैदर साहब को भी। तजम्मुल हैदर साहब ने क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बहुत काम किया और एक मैगज़ीन भी लॉन्च किया हुआ है टीपा के नाम पे, और उसके CEO भी हैं और वकालत तो करते ही करते हैं। तो तजम्मुल साहब, इस तरफ आप कैसे आए, पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत अहम जो ये हमारी सोसाइटी का एक सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, इस पे आप मेहनत कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस पे भी। ये आपको इस बारे में मेरी तरफ से आप मुबारकबाद के हकदार हैं। मैंने चूँकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, IPO पाकिस्तान जो है, वहाँ पे मैंने सर्व किया एज ए डेप्टी रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। उसके साथ साथ बेशबहा मैंने जो है वो इल्म भी मैंने सीखा और टेक्निक्स भी मैंने देखी दुनिया का सफ़र करके, जिसमें वाइपो एक इदारा जो पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन भी करता है, क्लासिफिकेशन भी करता है इन तमाम चीज़ों की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी मैं गया। तो IPO पाकिस्तान में रहते हुए मैंने देखा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पे काम करना, जिसको पढ़ाना, जिसको सिखाना हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत हमें ग्रास रूट लेवल से है। तो जो मैंने IPO पाकिस्तान में सीखा, देखा, जो कुछ मैंने वहाँ पे चीज़ें ऑब्ज़र्व की, तो मैंने ये महसूस किया कि हमें इस पे काम करना चाहिए है, हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए है, हमें हर लेवल पे हमें इसको एकेडमिया में भी, इंडस्ट्री में भी, जुडिशरी में भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में भी, और आपकी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है इनके लिए भी। तो इसको बताना, लोगों को सिखाना, समझाना कि आपके राइट्स हैं क्या चीज़। तो बस उसी सिलसिले में मैं जो है वो मैंने अपना सर्विस टेन्योर पूरा किया IPO पाकिस्तान में। तो बस IP सर्विस इंडस्ट्री जो है इसको सर्व करने के लिए मैं बाहर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, देखें इंशाल्लाह। चलें, गुड। आम लोग जो हैं
उनको क्या रुकावटें आती हैं इसमें जब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हैं? पहले तो नॉलेज ही नहीं है ना, जिसके लिए अवेयरनेस सेशन ज़रूरी है, और स्पेशल टीवी का फोकस भी इस पे ज़्यादा होता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। तो आपके ख्याल में क्या रुकावटें आती हैं ज़्यादातर? सबसे बड़ी रुकावट डॉक्टर साहब इसमें आगाही है, अवेयरनेस है, इसका इल्म ना होना। अब उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह पेश करता हूँ कि जैसे आप देखें कि हमारे एंसेस्टर्स के दौर में भी, और आप हज़ारों सैकड़ों साल पीछे भी चले जाएं, तो जो उनके माल मवेशी या उनके ग़ुलाम होते थे वो उनके ऊपर एक स्टैंप लगा देते थे कि जी इस कबीले के माल मवेशी हैं, ये इस कबीले का ग़ुलाम है। ये तो वो एक आइडेंटिफिकेशन होती थी, उनकी जायदाद की आइडेंटिफिकेशन होती थी कि जो पहचाना जाए, अगर कहीं चला भी गया तो उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती थी जी कि ये इस कबीले का है या इस जगह से ताल्लुक़ रखता है। जायदाद में लोकल में खसरा नंबर होता है। जी बिल्कुल, जैसा खसरा नंबर होता है। तो इसी तरह हमारे आईडी कार्ड है, हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर है। देखें फिर मेरे रब की तरफ से आप देखें कि हमारे हाथ की जो लकीरें हैं, ये जो पूरे जो बने हुए हैं जी, तो ये हर इंसान के अलग हैं। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ IP, कि ये भी एक IP का हिस्सा है कि आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अरबों इंसान दुनिया में जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स की वजह से, पता चल जाती है कि तजम्मुल साहब हैं या XYZ या डॉक्टर साहब हैं। तो इसको आपका जो फेस है सर, छोटा सा एरिया लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल्स में आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, बिल्कुल वेरिफिकेशन आती है उसमें प्रोसेस में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर में हम इसको इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स यूज़ करके आप जो है ना फेस रिकग्निशन करते हैं, और बिलियंस ऑफ फेसेस हैं बेसिकली, और उन बिलियंस ऑफ फेसेस की आपस में मैचिंग कोई नहीं होती। जी बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल ऐसे ही IP है। तो यही चीज़ जो है उसको समझने की है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ IP। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं, आप कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं, आप परफॉर्मिंग आर्ट कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपकी एक पहचान है तमाम लोगों में। हर इंडस्ट्री का एक नाम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई स्पेसिफिक अपना एक लोगो मोनोग्राम बना लेगा, कलर स्कीम बना लेगा, अपने आप को लोगों से इम्तियाजी करने के लिए, अपने आप को डिस्टिंक्टिव करने के लिए। तो उस डिस्टिंक्टिवनेस का नाम ही IP है। इधर वो इन्वेंशन है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट या डिज़ाइन। तो दीज आर द पार्ट ऑफ IP। शुमाइला आपकी तरफ आते हैं, यंग एडवोकेट, हाई कोर्ट। ख़वातीन को क्या मसाइल पेश आते हैं पहले तो इस पेशे में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले हमारे यहाँ एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब वो एजुकेशन की फील्ड में आ रही हों और जब वो लॉ कर रही हों तो उनको वो स्टडी करें पहले कि ये फील्ड की क्या क्या हैं आगे ब्रांचेस या इनके स्कोप क्या हैं। जब वो स्टडी करेंगी तो उनको आइडिया होगा कि उन्हें और क्या एक्सपोजर उनको मिलेगा उस चीज़ों का। दूसरा कि IP और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई मेल डोमिनिंग सोसाइटी है। लड़कियां वकील बन जाएंगी तो कोर्ट में जाएंगी। पहले कभी तो इक्का दुक्का नजर आती थी, अब तो बहुत ज्यादा आ गई। लेकिन वही आ गया है कि हमारे एक तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है लॉ की फील्ड में आने वाली लड़कियों को, क्योंकि बहुत इजीली क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हमारी यहाँ मिथ बन चुकी है, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हमारे यहाँ इस तरफ कोई भी, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन सिस्टम में भी जाएं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी की टाइम पे हमारे टीचर्स हमें बताने वाले नहीं थे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। हम लोग CPC पढ़ लें, हम CRPC पढ़ रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, हमें सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में आता है IPR। जब IPR आते तो IPR बहुत आसानी से ऑप्शन में, और वो टीचर्स फोर्स करते हैं, आप ये स्किप करते हैं, इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। तो वो लड़कियों को फिर नहीं पता चलता कि ये कितना अच्छा उनके लिए, स्पेशली हम जिस मुआशरे में रहते हैं पाकिस्तान में, उस मुआशरे में लड़कियों के लिए ये फील्ड कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है। आप आराम से अपने घर में भी बैठ के इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, फाइवर या अपवर, आप उन पे काम करें। हमारे यहाँ सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम लॉयर्स हैं जो कॉर्पोरेट पे काम कर रहे हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, और लड़कियां बहुत ज़्यादा कम हैं इसमें, मतलब हम काउंट कर सकते हैं उनको ईजिली। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में क्योंकि हमारे दी नहीं जाती, टीचर्स भी जो आते हैं हमारे यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं एजुकेशंस में, एकेडमिक्स में,
वो टीचर्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो हाई कोर्ट्स में उन्होंने प्रैक्टिस की हुई होती है, उन्होंने सिविल्स में काम किया होता है, क्रिमिनल में काम किया होता है, तो वो बच्चों को वो चीज़ भी नहीं दे पाते कि ये साइड भी है, आप इधर भी आके काम कर सकते हैं। तो वो लड़कियों को स्पेशली फिर उस फील्ड में लॉ प्रोफेशन को एज ए चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ओवर हम लॉ प्रोफेशन की बात करते हैं तो 20 साल पहले अगर हम चले जाएं तो इक्का दुक्का पंजाब यूनिवर्सिटी पॉपुलर थी जी, तो सिंध में डॉ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 20 साल में तो प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे आ गया जी, और प्राइवेट सेक्टर में अभी, क्योंकि मैं भी एजुकेशन सिस्टम के साथ हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास एडमिशन के वक्त सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज अब लॉ डिपार्टमेंट में आती हैं कि जी आपके पास है, और हमें अफसोस होता है कि हमारे पास नहीं। कोशिश की गई थी लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी रुकावटें अब स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है ना, अब इतना इजी नहीं रहा लॉ डिपार्टमेंट खोलना। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी में था 20 साल पहले, तो उनका LLB प्रोग्राम नहीं चल रहा था, तो मैंने डायरेक्ट LLM लॉन्च कर दिया और LLM बहुत कामयाब हुआ। वो पहला प्राइवेट सेक्टर में LLM था, फिर बाकी सब ने भी उसकी फॉलो में LLM को करवाया। अगेन कुछ पहले चंद बैचेस में एक भी लड़की नहीं थी। वाकई आपकी बात सही कि लड़कियों की तादाद ना होने के बराबर थी, लेकिन अब अगर मैं देखूं पिछले 4-5 साल में, और स्पेशली लंदन प्रोग्राम जो है वो, तो उसमें तो ज़्यादातर अब लड़कियां आ रही, वो कॉन्फिडेंस अब देने लगे हैं कि ये एक फील्ड है, इस तरफ आया जा सकता है, क्योंकि ये एक आपको एम्पावर करता है, ये प्रोफेशन आपको इंडिपेंडेंट करता है आपको। तो अब वो एक अवेयरनेस, क्योंकि थ्रू सोशल मीडिया और बहुत से ऐसे। आपकी क्लास में कितनी लड़कियां थी? 4 बस जी। इसी से आइडिया हो जाता है कि क्या सिचुएशन। अब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ बताएं कि उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ, फादर की वजह से या वैसे? फादर की वजह से भी था, और फिर वही बात है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मैंने अपने मेरे जो क्लासमेट्स थे और मेरे जो जूनियर्स थे, हम क्योंकि सीनियर थे, तो जो मेरे जूनियर्स थे वो भी कोर्ट में काम करते थे, तो उनको इतना आइडिया नहीं था। हमारे डिफरेंट करवाई जाती थी प्रेजेंटेशंस वगैरह या करवाते थे, तो उसमें भी मैं नॉर्मली मैं बोलती थी IP राइट्स पे काम करते हैं, IP राइट्स पे बात करते हैं, तो वो बच्चे पीछे हट जाते थे, हेजिटेट होते थे कि नहीं इसके बारे में इतना नहीं पता, हम इस पे क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में मैड्रिड का भी चल रहा था, तो मैंने मैड्रिड आने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो बच्चे इतना नहीं आगे आते थे। तो उसी टाइम पे HEC का एक हमारे आए थे कुछ मेंबर्स, तो वो हमें बैठे हुए HEC के मेंबर वो हमें समझा रहे थे कि आप सिविल की तरफ जाती हैं, आप लोग क्रिमिनल की तरफ जाती हैं, आप IPR की तरफ क्यों नहीं आती? आप लोग IPR पे बात करें, आप लोग IPR की तरफ इसको आप लोग करें, डिग आउट करें, इसको पढ़ें, इसकी तरफ जाएं, क्योंकि दुनिया अब जा रही है उसी तरफ, हम लोग इन्वेशंस हो रही हैं, नई से नई हो रही है, और उसके लिए ज़रूरी है IPR, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपकी नेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की तरफ पुश कर दिया जाता है या फिर दूसरी फील्ड्स में पुश किया दिया जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी चले जाएं तो उसमें भी बहुत पेटेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके लिए भी आपको ज़रूरी है IPR, उसके लिए भी आपके लिए IPR बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मैंने बोला ये एक ऐसी फील्ड है जो डार्क है, और ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उन्हें पता होना चाहिए कि ये फील्ड उनके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए फिर मैंने इस फील्ड में आई और फिर मैंने देखा कि ये फील्ड वाकई लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड। तो जमल साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पेटेंट फाइल करना क्या बहुत आसान है? देखिए जी, ये फिर वहीं पे बात आ जाती है कि अवेयरनेस, उसके तरीक़ाकार का ना पता होना, और पेटेंट को समझना सबसे पहले कि पेटेंट उसकी नॉवेल्टी क्या चीज़ है। तो फाइलिंग ऑब्वियसली हर एक के बस की बात नहीं है कि पेटेंट उसको फाइल करे। अब पेटेंट को फाइल करना और फिर उसको ग्रांट
उसकी लेना ये उससे बड़ा मुश्किल काम है। आप अगर डाटा उठा के देखें तो गुज़िश्ता चंद सालों में IPO पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के अंदर कितने पेटेंट ग्रांट हुए, मैं समझता हूँ आप फिंगर टिप से गिन सकते हैं कि कितने पेटेंट ग्रांट हुए। मैंने इसीलिए इस तरफ आया हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी इशू है, कई साल तक पड़े रहते हैं केसेस और उनका रिजल्ट नहीं आता, जिसकी वजह से पब्लिक डिस्करेज भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसकी वजह यही है कि देखें, अब जहाँ तक पेटेंट का ताल्लुक है कि जी कि उसकी पेंडेंसी होना या उसका ना होना या उसका ग्रांट ना होना, वो बिल्कुल अपनी जगह है। ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें काफ़ी हाथ है कि उस चीज़ को मैनेज करना, कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाना जो काम करें, जो डिस्पोजल करें चीज़ों का। देखिए ना, एक जुमला है अंग्रेज़ का, जी इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर कोई आप किसी चीज़ को आप डिस्पोजल करना चाहते हैं तो आपके पास 10 रास्ते हैं उसको डिस्पोजल करने। अगर आपने नहीं करना तो 10 रास्ते रोकने के भी हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बिल्कुल है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं और उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चूँकि अगर मैं ओवरऑल देखूं, पेटेंट के अलावा भी देखूं तो कॉपीराइट में चले जाएं, ट्रेडमार्क में चले जाएं, पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑब्वियसली वो एक ही साथ ही है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, बंदों का ना होना। जिस ऑर्गेनाइजेशन के 70% लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हों, आप मुझे बताएं कि उसकी आप कैसे उस पर आउटपुट सफर होनी सर। और कल को ये पॉलिसी चेंज हो जाती है गवर्नमेंट की डेली वेजेस की और उस ऑर्गेनाइजेशन में से 70% बंदे चले जाएंगे तो वो क्या काम करेगी फिर? सबसे ज्यादा लोड IPO पाकिस्तान में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे है, उसके बाद कॉपीराइट है, फिर डिजाइन और फिर चौथे पे जाके पेटेंट है, जिसके ऊपर अगर लोड तो खैर है ही नहीं क्योंकि काम ही नहीं है वहाँ पे। काम इसलिए नहीं कि R&D नहीं है हमारे यहाँ, R&D नहीं है, इंडस्ट्री कोई या कोई भी इनोवेशन करने वाला या कोई इंडस्ट्री या एकेडमिया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है नई चीज़ के ऊपर। वो किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें इन्वेस्टमेंट? उनको पता है कि कुछ मिलना है नहीं, इन्वेस्टमेंट करके भी टाइम भी लग जाना है, सब कुछ हो जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, और प्लस ये है कि अगर हम पेटेंट की बात करें तो इंडस्ट्री की तरफ से भी, रिसर्च जहां हो रही है उनकी तरफ से भी मोटिवेशन नहीं है, कोई तैयार नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट कोई बच्चा ले भी जाता है, कोई इनोवेशन या इन्वेंशन को ले भी जाते हैं किसी के पास, तो वो उसको करने के लिए तैयार नहीं। और जो इन्वेंटर है या जो इनोवेशन लेकर गया, ऑब्वियसली वो इतना साउंड नहीं होता फाइनेंशियल के इन तमाम चीज़ों को वो लेके चल सके और फिर उसको मार्केट में भी ले और कमर्शलाइजेशन भी करे। तो ये बहुत हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पेटेंट के हवाले से कि उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बिल्कुल उस पर काम नहीं है मेरी नज़र में कि जो होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, अलबत्ता ट्रेडमार्क चूंकि एक वो चीज़ है जो डेली आपका डे टू डे वर्क में आपके सामने ब्रांड भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, तो वो उसको भी लेके चलना पड़ता है। कॉपीराइट जो है वो ऑब्वियसली वो भी एक क्रिएशन है, वर्क की क्रिएशन है, तो वो भी एक डे टू डे लाइफ में आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 2 विंग जो IPO पाकिस्तान के, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। ट्रेडमार्क में भी सबसे बड़ा मसला यही है कि इनकम्पिटेंसी, प्रॉपर लोगों का ना होना, और उसी वजह से फिर सारी चीज़ें डिले भी होती हैं, और उसी वजह से जितना जो प्रोसीजर है उसका टाइम फ्रेम का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके अलावा फिर थोड़े से जो हमारे जो कवानीन है ट्रेडमार्क के, उसमें भी थोड़े से फ्लॉ हैं। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि ट्रेडमार्क में अगर कोई असल में ट्रेडमार्क में होता है क्या है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल में थोड़ा सा आपको प्रोसीजर थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है इस पे ब्रेक के बाद आके हम, क्योंकि अब डिटेल में हमें बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर प्रोसेस पे, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, आप मौजूद रहिए क्या, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क की कैसे करनी है, कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, तो इस पे हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मिस शमाइला, पहले आप बताएं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस क्या हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आप जो नॉर्मल बंदा भी कर सकता है आराम से, आप सर्च कर लें। सर्च होता है IPO कि आप उस पर चले जाएं, आपको वहाँ से सर्च हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट फिजिकली डिपार्टमेंट पे चले जाएं, वहाँ से अब आपको सर्च करवा लें, अपना नाम भी जो भी आपका ब्रांड है, ब्रांड नेम है, उसके तो आप करवा लें सर्च।
सर्च के बाद सर्च के बाद आप फाइलिंग कर लें। फाइलिंग की तरफ चले जाएंगे कि भाई आपका ये नेम नहीं है, जो भी है नेम और लोगो दोनों चीजें इकट्ठी होंगी या अलग अलग होंगी? दोनों अलग अलग होंगी जी। फिर उसके बाद जो है वो फाइलिंग की तरफ चले जाएं। आफ्टर 3 to 4 months आप फाइलिंग के बाद आपकी एग्जामिनेशन आती है, आपकी एप्लीकेशन की जो एग्जामिनेशन होती है, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार कहते हैं, उसके बाद आप एग्जामिनेशन क्यों लेते हैं? प्रोसेस है, क्योंकि एप्लीकेशंस आई हुई होती हैं, पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके एक कंप्लीट प्रोसेस है। उसके बाद एग्जामिनर वो एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन होती है। फिर उसके बाद अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपकी कोई भी चीज़ आ गई तो आपकी हेयरिंग लग जाएगी। कोई भी सिमिलैरिटी आ गई, एनीथिंग, तो वो उसके ऊपर आपकी हेयरिंग लग जाएगी। अगर हेयरिंग नहीं लगी और एग्जामिनेशन से वो फाइल आपकी एप्लीकेशन आगे चली गई तो वो फिर आप पब्लिकेशन में आ जाएंगी। पब्लिकेशन में भी ये है कि अगर अपोजिशन आ गई, किसी ने भी आपको अपोज कर दिया, जी बिल्कुल चैलेंज कर दिया, तो उसके बाद आपका ये कंप्लीट एक सिंपल सा प्रोसेस है। अपोजिशन नहीं आई तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ये। और सर्टिफिकेशन बास का ये भी तो हो सकता है ना कि सर्टिफिकेट मिल गया और उसके बाद चैलेंज हो गया? नहीं, टाइम ड्यूरेशन होती है अपोजिशन के टाइम पर भी। उस टाइम पे अगर किसी पार्टी ने आपको अपोज कर दिया तो वो आपका वैलिड है। यानी कि सर्टिफिकेट के बाद चैलेंज नहीं हो सकता? नहीं। रेक्टिफिकेशन उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, मुझे अगर इजाज़त दें आप उसको। उसमें यह है सर कि वंस एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हुई, फाइल होने के बाद उसका ड्यू प्रोसेस है एग्जामिनेशन तक पहुंचने का। उस एग्जामिनेशन में उसकी सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन होती है और फॉर्मेलिटी एग्जामिनेशन होती है। सारा डेटा बेस्ड होता है, सारी मैनुअल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आई वॉज इन IPO जब ये डिजिटाइज इसका डेटाबेस सारा किया गया, तो आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट कमेटी जो डिजिटाइज हुआ इसका सारा का सारा डेटा। तो एग्जामिनेशन के बाद अगर वो एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन क्लियर है, स्मूथ है, तो वो फिर डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाती है पब्लिकेशन के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में। ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो गई, और जो एप्लीकेशन में अगर कोई शॉर्टफॉल रह गया है या तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेडमार्क है उसका, तो उसके ऊपर फिर रजिस्ट्रार कैन कॉल हियरिंग। वो फिर बुला के हियरिंग करके, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो फिर उसको प्रोसेस होती है हियरिंग में। अगर वो ड्यूरिंग हियरिंग प्रोसेस में अगर रजिस्ट्रार उससे मुतमईन हो जाते हैं उनकी हियरिंग से, तो फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होकर पब्लिकेशन में चली जाती है। अब पब्लिकेशन बड़ा क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल इस वजह से है कि जब वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है तो वो पब्लिश होता है IPO की वेबसाइट पे। पहले पब्लिकेशन इसकी होती थी, फिजिकल जर्नल इसके प्रिंट होते, जो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट करती थी, और कई साल लगा देती थी वो बुक प्रिंट होने में, क्योंकि उसको गजट नोटिफिकेशन भी सारे प्रिंट करने होते थे। गवर्नमेंट की जितनी जो सारे नोटिफिकेशन उसको प्रिंट करने होते थे। तो फिर बाकायदा इसके लिए करेंसी भी इवन हुई सर, बिल्कुल। तो अब वो उस पब्लिकेशन को डिजिटाइज करने के लिए बाकायदा स्पेशल लॉ हुआ। फिर आपको याद होगा कि फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर वो डिजिटाइजेशन जो है वो बाकायदा उसका वो लॉ कर दी गई कि जी ठीक है, आप इसको भी एक लॉ का हिस्सा बना दें और इसमें ये भी एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट्स। तो वो फिर डिजिटल पब्लिकेशन में आ गया वो ट्रेडमार्क। तो डिजिटल पब्लिकेशन में आने के बाद वो वेबसाइट पे आ गया। उसका फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि वो जो बुक प्रिंट होती थी, कई साल लगते थे, उससे जान छूट गई, वो डिजिटाइज हो गई। अब वो जो डिजिटाइजेशन की पब्लिकेशन है वो 4 महीने का टाइम है उसमें। 4 महीने का इस तरीके से है कि 2 महीने उसका स्टैट्यूटरी टाइम है जिस महीने वो पब्लिश हुई, उसके बाद फिर 2 महीने एग्रीगेट है उसमें। ठीक है जी। तो उस 2 महीने के अंदर कोई अपोज कर सकता है उसको, लेकिन वो समझता है कि उस 2 महीने में वो तैयार नहीं है उसको अपोज कर, बट उसको अपोज करेगा, लेकिन उसके पास मटेरियल तैयार नहीं है या कोई और उसने सारा उसने मटेरियल एविडेंस वगैरह उसने तैयार करना है, फॉर्मेलिटीज जी। उस सूरत में फिर देन ही कैन obtain extension of time for 1 month कि जी मैं 1 महीने की मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए, मैं इसको अपोज करना चाह रहा हूँ। फिर भी उसके पास वो नहीं कर पाया, तो फिर आखिरी 1 और चौथा महीना उसके पास बचता है जो एग्रीगेट है, उसमें वो फिर दोबारा एप्लीकेशन फाइल करेगा। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है उनका, TM57 कहलाता है वो, उसकी प्रेस्क्राइब फीस है, वो फीस जमा कराएगा और फिर ये डिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रार की उसको ग्रांट करे या ना करे ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट एविडेंस जो है सेटिस्फाइड। तो सर,
तो वो कंडोन कर सकता है थोड़ा सा लेट भी। तो वो 2 महीने का टाइम उसका एग्रीगेट है और 2 महीने का उसका अपना स्टैट्यूटरी टाइम है। तो ये 4 महीने का बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। अच्छा, क्रूशियल दूसरी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्सेसिबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आपका जब वेबसाइट के ऊपर एक ट्रेडमार्क आ गया तो हर कोई इसको देख सकता है, कोई भी उसको अपोज कर सकता है। अब वो अपोज होने के बाद मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसमें जो लॉ में थोड़ा सा फ्लॉ है, जो डिले होता है, वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये वजह है जी कि इनकम्पिटेंसी भी और स्टाफ का ना भी होना। दूसरी वजह ये है कि जब कोई अपोजिशन, जब कोई क्लेम करता है, उसको चैलेंज करता है उस ट्रेडमार्क को ड्यूरिंग द पब्लिकेशन, तो वो एक तो उसका अपना 2 महीने का टाइम है, स्टैट्यूटरी टाइम है उसका जी, विद इन 2 मंथ्स टाइम इस अपोजिशन, इस ट्रेडमार्क अपोजिशन अगर फाइल होगी तो उसका जवाब उसने देना है। उसके बाद फिर मजीद 1 महीने का टाइम उसके पास एक्सटेंशन अवेलेबल है एप्लीकेंट के पास। तो 3 महीने तो सर उसके पास ये चले गए। फिर जिसके ऊपर केस हुआ है, जिसका ट्रेडमार्क चैलेंज हुआ है, उसने भी फिर 3-3 महीने की एक्सटेंशन लेने ली है। तो ये ड्यू प्रोसेस पूरा होते होते 1.5 साल निकल जाता है। अच्छा, इसको वो लोग एंजॉय करते हैं 1.5 साल को, उनको पता है यार मेरी एप्लीकेशन फाइल होगी, मैं काम कर रहा हूँ। अब उस पूरे प्रोसीजर के दरमियान जो है उसको नोबडी कैन स्टॉप हिम कि यार तुम ट्रेडमार्क तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के मामलात हैं। अब ये वो चीजें हैं जो एड्रेसेबल हैं, लॉ है इसका। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं और ये जो मैं लॉ, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि उसमें एक्सटेंशन भी होती है, उसने अपोजिशन भी फाइल करनी है। अपोजिशन सक्सेसफुल हो गई तो एप्लीकेशन जो है वो अबेंडन हो जाएगी, एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई तो अपोजिशन इन्फ्रक्चुअस हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया में लॉ है। लेकिन हमारे और बाहर के जो एनवायरनमेंट है, जो सोच में फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है कि हम लोग काम करने के बाद सोचते हैं, और वो लोग जो इस पे काम कर रहे हैं, जो IPR पे काम कर रहे हैं, वो अपनी जब कोई इंडस्ट्री उन्होंने लगानी होती है तो इंडस्ट्री में से उस फिजिबिलिटी का एक हिस्सा जो है वो IPR भी होता है कि यार मैं ये प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद मैंने निकालनी है, तो मेरे IPRs का क्या होगा। तो चूंकि वो प्रैक्टिस उनकी है ना जी, तो हम तो ऑब्वियसली हमें फराहम करने के बाद सोचते हैं। और जब काम बिल्कुल हाथ से, अच्छा सम टाइम तो ऐसा होता है, यहाँ पे अवेयरनेस का ये हाल है कि काम करके मार्केट में लॉन्च करके प्रोडक्ट डाल के भी बड़े मजे में सोच, छोड़ो जी कोई मसला नहीं जी, पड़ा हुआ है, मेरा क्या नुकसान कर रहा है, वो अपना कमा रहा है, मैं अपना कमा रहा हूँ। वो ये नहीं सोचता कि आज वो बंदा जिसको आप सब कुछ नहीं समझ रहे, वो आपसे बड़ा जाइंट बन जाएगा जो आपको रोक देगा। चूंकि आप बेशक उसके आप हकीकी मालिक हैं उस ब्रांड के, आप उसके जो है ना इनोवेटर हैं, लेकिन वो आपको रोक देगा। क्यों? कि वो एक बड़े पैमाने पे काम लेके चला जाएगा। तो क्या करेंगे आप? कई इंडस्ट्रियों में ऐसा है कि उनके जो कारीगर थे, जो उनके जो सेल्समैन थे, जो उनके लोग थे, वो वहां से निकले, उन्होंने जाके उसको ब्रांड को फाइल कर दिया। ब्रांड को फाइल किया, मालिक जो ओरिजिनल ओनर है उस ब्रांड का, वो ठीक है जी, वो अपनी रोजी कमा रहा है, मैं अपनी कमा रहा हूँ। आफ्टर पासिंग सर्टेन टाइम, 5 साल, 6 साल, 8, 10 साल, वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो एक उससे गुजर कर आया ना, वो जो उस तपिश से गुजर कर आया। तो वो जब गुजर गया तो उसने उस पर मेहनत की, जब वो आगे निकला उसने आगे इसकी फैक्ट्री बंद करा दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि लोग उसको अहमियत नहीं देते, उस वक्त अहमियत देते हैं जब वो वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं उनका ट्रेडमार्क। अच्छा, इसी तरीके से इतने बड़े बड़े ब्रांड जब आगे निकलते हैं तो फिर वो अपने फैमिली की तरफ से भी और फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी तरफ से भी। सर, इसमें मेन चीज़ डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कितना सेव कर सकते हैं और आपका क्लेम कितना मजबूत है। अब मेरे सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई हो और मैं बोलूं यार अब कोई उसको मेरी गाड़ी को स्टार्ट करने की, चाबी लगाने की कोशिश करे और मैं किसी थर्ड बंदे को लाऊं, यार देखो यार ये मेरी गाड़ी को क्या कर रहा है यार, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मेरी चीज है, पहला स्टेप तो मैंने लेना उसके लिए। तो लोग अक्सर ये कहते हैं जी हमारा तो जी ब्रांड रजिस्टर्ड है, हमें क्या फायदा हो रहा है उसमें, हमें तो फायदे कोई नहीं हो रहा। तो उससे कहता हूँ यार आप चीज आपकी है, इनिशिएटिव आपने लेने, LDA ने अगर आपको एक प्लॉट दे दिया 10 मरले का, तो उसकी हिफाजत करना आपका काम है। खुदा ना खासा कोई दूसरा बंदा आता है, ना कि LDA चल के आपके पास आएगी, इनिशिएटिव आपने लेने। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी वक्त मुमकिन है जब तक के लोगों को इसके बारे में पता ना हो, उसको समझते ना हो, उसकी अहमियत का ना पता हो, तो उससे तक तो इसको लेके चलना। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं, बड़ा मजे का वाकया। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं तो मेरे पड़ोसी थे, तो उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा कि तजम्मुल साहब आप क्या करते हैं? मैंने कहा यार मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में IPO पाकिस्तान में। जी कौन से में? मैंने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। सर रात को 10 बजे मेरे घर की बेल बजी, वो आए मेरे पास, उनके हाथ में एक बैग था, बैग खोला
कहते हैं जी ये तो साहब मेरे प्रॉपर्टी, कुछ कागज़ है, मेरे प्लॉट्स हैं, उसमें बड़ा मसला आ गया, तो ज़रा आप मुझे इसमें कुछ एडवाइस करो। तो सर ये हाल है हमारे यहाँ। तो इस पे मेहनत करना, इस पे लोगों को बताना, अवेयरनेस देना। अब जीआई जो हमारे यहाँ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बाकायदा रजिस्ट्री बन गई है, ये बहुत बड़ा काम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईपीओ ने, लेकिन देर आए दुरुस्त है, देर कर दी। वो कहते हैं ना ये मेहरबान, देर कर दी मेहरबान आते आते, तो देर तो बहुत हो गई। हम अपनी बहुत सारी चीज़ें हम गंवा बैठे हैं इसमें, लेकिन अब भी शायद जो चीज़ें रह गई हैं, जो मामलात हैं अभी, अल्लाह करे कि हम उनको काबू कर सकें। जो हमारे मुल्क की चीज़ें, हमारी अपनी चीज़ें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारे अपनी जो है, उसके ऊपर लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बासमती राइस का भी बासमती राइस हमारे हाथ से, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, वही मामला आता है अवेयरनेस का, वही मामला आते हैं उसको समझने के, कि जो केस लेके आगे गया उसको कितना पता था आईपी के बारे में। आईपी के आप देखिए दुनिया में आईपी के हाई कोर्ट्स हैं, सिर्फ आईपी के डेडिकेटेड हाई कोर्ट्स हैं। वो रजिस्ट्रार के पास से या आईपी ऑफिस से निकलते हैं तो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में कहीं नहीं जाते, वो सीधा हाई कोर्ट आईपी का डेडिकेटेड हाई कोर्ट, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो है वो आईपी के हाई कोर्ट्स हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। लोग समझते हैं, उनको पता है उनका पेटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उनके ट्रेडमार्क कितने अहमियत रखते हैं, उनका आर्ट वर्क कितना ज़रूरी है, डिज़ाइन उनके। अब डिज़ाइन के मैं आपको बताऊं कि एक फ्रेंच ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका सोल था, वो सोल जो लेडीज जो हील है, वो हील का रेड कलर उसने करके उसके अपने राइट्स ले लिए कि जो रेड कलर की हील जो होगी ये मेरी होगी और नोबडी कैन यूज दैट पर्टिकुलर कलर इन लेडीज हील। तो लोग यहाँ तक सोच रहे हैं और हम कुछ नहीं सोचते। शुमाइला, 2023 जो था वीमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीए में इम्पोर्टेंट था। जी बिल्कुल, वाइपो में वो पूरा सेलिब्रेट हुआ और वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो है, वहाँ से पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, उनको अवार्ड दिया गया था उनकी फील्ड में। और एक और इदारा है यूरोपियन यूनियन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑर्गेनाइजेशन, और वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वुमेन हैं उनको वो एम्पावर, उनको लेकर आते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो बिल्कुल गुड। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह इसी फील्ड के अंदर हैं, और जितना हो सके और इसको लेवल पे, अपर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, जिस लेवल पे है, लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो वाकई अपने लिए भी कुछ करना चाहती हैं या माशरे में मुल्क के लिए भी करना चाहती हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में आके अपने मुल्क को भी सपोर्ट करते हो, जो बिल्कुल करना चाहती हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनको अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये फील्ड आपके लिए सेफ भी है, सिक्योर है, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। अगर आप वाकई अपने लिए और अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो ये फील्ड आप लोगों के लिए है। मेरा ख्याल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्पेशली जो हमारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं और विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हमें एक कैंपेन रन करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नीड है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, मतलब मेरा 25 ईयर्स का तो यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, बहुत रेयर इस पे बात होती, जो कि गलत है। कम से कम साल में 1-2 इस पे अवेयरनेस सेशन मस्ट होने चाहिए। बिल्कुल। और फीमेल साइड पे तो बिल्कुल डिस्कशन होती नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ को रखा ही लेकर हमारे कंसीडर किया जाता है कि ये मेल्स के लिए या बॉयज़ की फील्ड है। ये लड़कियां आती हैं तो वो इतनी एक्सेप्टेंस कभी कभी नहीं होती, बहुत सी जगहों पे नहीं होती। तो जब हम इस फील्ड के लिए अवेयरनेस करेंगे तो पेरेंट्स भी पूरा लड़कियों को सपोर्ट करेंगे, उनको बकअप करेंगे, आप इस फील्ड में जाओ, क्योंकि ये आपको बाहर भी रिकग्नाइज कराती है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप वाइपो में ई लर्निंग्स आई हुई हैं, आप वहाँ से डिफरेंट कोर्सेज करो और अपने लिए आराम से इजीली आप लोग काम कर सकती हैं। मेरा एक जो ऑफिस है, थिंक टैंक है, उसमें इंटर्नशिप होती थी, तो पहले ज़्यादा इकोनॉमिक्स वगैरह के लोग आते थे या टेक्निकल साइड पे आ गए आईटी के लोग। पहली दफ़ा एक लॉ की लड़की आई है एंड शी इज़ परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी की है, टर्न कर रही है। उससे प्रेजेंटेशन, उनको टॉपिक हम देते हैं कि इस पे आप तैयार करें और प्रेजेंटेशन, और उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। तो स्पार्क तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। हमें सिर्फ उनको
लाइट कहते हैं ना, एक रास्ता दिखाने की, एक रोशनी दिखाने की ज़रूरत है कि ये फील्ड है और इसमें आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन एनलाइटन करने की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एनलाइटन करने की डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी तेजम्मल साहब, लास्ट पे आप ओवरऑल इसको कंक्लूड करना चाहें तो क्या करें? इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि माशाल्लाह बच्चियां जिस तरीके से लॉ की तरफ आ भी रही हैं, और मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी देखा कि काफ़ी बच्चियां जो हैं वो इसमें आईपी की तरफ भी आ रही हैं। कई बच्चे जो हैं मेरे पास आते भी हैं, पूछते भी हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए आईपीआर की फ़ील्ड जो है वो बहुत ही सिक्योर है, और बड़ी उनके बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे देखिए, आपकी जो क्लाइंटेज है और आपकी जो प्रैक्टिस है वो बड़ी सेफ़ एंड सिक्योर है। आपके पास क्लाइंट एक उसको पता होता है कि मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, मैं ब्रांड बना रहा हूँ, मुझे काम करना है, तो वो उसमें उनके साथ एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में उनके साथ बैठ के काम हो रहा होता है। तो बच्चियों के लिए तो खैर ये बहुत ही फिजिबल है हर लिहाज से। और दुनिया भर में आप देखें कि इस पे काफ़ी काम हो रहा है और फीमेल्स काफ़ी इसमें आ रही हैं और काम कर रही हैं। आपके वाइपो का इंटरनेशनल डे आ रहा है 26 अप्रैल, आपके क्या प्लान है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। आप मेरे राज की बात पूछ रहे हैं आप मुझसे। आपको जैसे पता है कि मैं एक मैगज़ीन लॉन्च किया मैंने, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलर्ट्स के नाम से, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट एवर comprehensive IPR मैगज़ीन ऑफ पाकिस्तान। तो इसी हवाले से इंशाल्लाह 26 अप्रैल जो वाइपो डे है, इस पे मैं इंशाल्लाह एक IP अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूँ, और जो 2024 के जो IP के हवाले से जो एकेडमियाँ हैं, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और इसमें जुडिशरी भी है, इसमें शोबिज़ इंडस्ट्री है, इन तमाम लोगों को उनकी खिदमात को, उनकी मेहनत को अवार्ड करना, ताकि पता चले कि हमारे यहाँ लोग किस तरह काम कर रहे हैं इंडस्ट्री, और ये प्योर मेरिट पे होंगे ये अवार्ड्स इंशाल्लाह। तो 26 अप्रैल को इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि अवार्ड हमने करना है, और मैगज़ीन तो इंशाल्लाह आ ही गया है, और सिर्फ उसका मकसद ही हमारा यही है कि इस पे अवेयरनेस, इसकी ट्रेनिंग कराना, इसको लोगों को अवेयरनेस देना, सिखाना, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो लॉयर्स बरादरी है उनको इसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता होता। लोग ये समझते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया बस काम ख़त्म हो गया। ये ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो असल काम उसके बाद शुरू होता है। कोई अपोजिशन में आ गया, कोई चीज़ आ गई, कोई ट्रांसमिशन करनी है आपको, अब इंटरनेशनल, अब पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया मैड्रिड के हवाले से, इंटरनेशनल फाइलिंग का एक, अब वो किसी दिन इंशाल्लाह उस पर बैठेंगे, बात करेंगे। क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम इस पे रखेंगे इंशाल्लाह, मैड्रिड के ऊपर ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, उसके क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, आखिर पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। पाकिस्तान को लॉज भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाने चाहिए, और प्रोसेसेस को आसान करना चाहिए, ताकि हर किसी को पता हो कि वो कैसे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फाइल कर सकता है और किस तरह उसको विन कर सकता है। तो ओवरऑल जो है ना, सबको मिल के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जो है ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।